टॉप मोटिवेशनल फैक्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमारे शिक्षा नीति के बदलाव में यह आवश्यक हो गया है कि हमें ऐसी शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए जिससे लोगों में बेरोजगारी का अस्तित्व जीरो हो जाए। इसीलिए कहा गया है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने किया है वो धाड़ा है। बिना शिक्षा के हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे देश या गांव या कस्बे या शहर या राष्ट्र के अगर विकास की बात करें तो बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी ग्राम, किसी भी मोहल्ले का विकास संभव नहीं है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मेंडल्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना। ये सारे कारण वो अपने जीवन काल में जब तक वो जीवित रहे तब तक वो कह सकते हैं फोकस में नहीं आए। उनका क्या कारण था, इन सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया है। आज हम मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे। मेंडल ने मुख्यतः 3 नियम प्रस्तुत किए थे जो इस प्रकार से थे। यहां पर मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में कहा था कि जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। अब हम प्रैक्टिकली इसकी बात करें कि किस प्रकार से हम यह साबित कर सकते हैं कि कौन सा प्रभावी लक्षण होता है और कौन सा सुप्त लक्षण होता है, रिसेसिव लक्षण होता है, और वह किस प्रकार से सुप्त लक्षण अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम बात करें, ये आपको पेन दिख रहा होगा और ये कैप दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर दोनों कलर की बात करें तो आप नजदीक से देखेंगे तो ये आपको कैप दिख रहा होगा, लेकिन आप 4 कदम पीछे जाएं और वीडियो को चलने दें, मोबाइल को 4 कदम पीछे रखें और आप 4 कदम पीछे जाएं तो इसमें आपको दूर से देखेंगे तो ये आपको कैप जो है नहीं दिखेगा, पेन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर आगे होने के बावजूद भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसी बात को हम यहाँ पर ध्यान दें, इस कैप को उठा करके इसको पीछे रख दें, फिर भी आप नजदीक से भी देखेंगे, अगर आप नजदीक से भी देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। उन सब का कारण ये है, यहाँ पर देखिए मेंडल ने कहा है कि जब तुलनात्मक, यहाँ पर तुलनात्मक लक्षण है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा है। यहाँ पर जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस हो गया, क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण, ये कौन सा है, डोमिनेंस कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और ये यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंस यानी कि प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का पहला नियम। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे मेंडल ने अपने पहले नियम में बताया कि जो प्रभावी जो लक्षण थे, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे जो लंबे पौधे थे, जो लंबे पौधे को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे बात करें ये पौधे थे शुद्ध लंबे, ये पौधे कैसे थे, शुद्ध लंबे थे। अब शुद्ध लंबे पौधों के जीन्स जो थे डबल कैपिटल से दिखाया गया था, और यहाँ पर अगर हम शुद्ध बौनों की बात करें, शुद्ध बौने पौधे, तो इनको हम किस जीन्स से, डबल स्मॉल टी से इंगित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी की जो संतानें उत्पन्न होंगी उनके इस प्रकार से जीन्स होंगे। सबसे पहले हम गैमेट को अलग कर लेंगे, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये कैपिटल टी, हमेशा याद रखिए कैसे हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस एक बार आप सीख लीजिए, उसके बाद में कभी भी क्रॉस आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पहले से आप चलना शुरू करेंगे तो आप पहले से मिल जाइए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कहानी के रूप में कि ये जींस कहेगा हम यहाँ पर दूर से चलना शुरू किए हैं तो हमें पहले से मिल जाने दीजिए, तो ये वाला जींस कहेगा ठीक है पहले वाले से ही मिल लीजिए, तो ये वाला जींस आपका पहले वाले से मिल जाएगा। और आप यहाँ पर ध्यान दें, इधर से इस ओर से आपका कैपिटल टी आ रहा है और इस ओर से देखें यहाँ पर स्मॉल टी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि
कैपिटल को हमने यहाँ पर पेन माना, कैपिटल को हमने यहाँ पर पेन माना और स्मॉल को कैप माना। कैप इधर से आ रहा है यहाँ पर और पेन ये। अब देखिए इनको अगर हम पास में इस तरह से करके देख लें तो आपको पेन ही दिखेगा। इसका मतलब क्या है, पेन क्या है, कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी जो है डोमिनेंस कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। और प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में ये रिसेसिव कैरेक्टर जो है, सुप्त लक्षण जो है, अप्रभावी लक्षण है, ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। मीन्स डोमिनेंस लक्षण जो है, डोमिनेंस कैरेक्टर प्रभावी हो रहा है लेकिन डोमिनेंस कैरेक्टर इसको प्रभावी होने नहीं देता है। तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी में दिखे ही ना तो उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। जो अपने आप को प्रदर्शित करें उनको हम प्रभावी लक्षण या डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। तो देखिए जो F1 पीढ़ी है इसमें अब संतानें जो उत्पन्न होंगी, जो पौधे उत्पन्न होंगे वह कैसे होंगे। यहाँ पर देखिए संकर, संकर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये होता है, आप मिक्स समझ लीजिए, खिचड़ी समझ लीजिए, क्योंकि खिचड़ी अगर चावल अलग है दाल अलग है तो उसे हम खिचड़ी नहीं कहते हैं। चावल और दाल को अगर हम मिक्स कर लें तो उसको खिचड़ी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखें दो जीन्स एक तरह के नहीं है, इनमें क्या है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक तो डोमिनेंस है और दूसरा रिसेसिव है, इसलिए यहाँ पर जब मिल गए हैं तो खिचड़ी बन गई और इसी खिचड़ी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, संकर कहते हैं। अब बात करें ये जो संकर है तो ये कैसा होगा, लंबा होगा कि बौना होगा। देखिए यहाँ पर लंबे वाला जींस जो है कैपिटल टी प्रभावी है तो हाइब्रिड क्या होगा, टाल होगा। हाइब्रिड क्या होगा, टाल प्लांट होगा। मीन्स ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे, संकर लंबा पौधा कहेंगे। अब देखिए ये कहेगा कि अब हमें इससे भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल टी अब कहेगा कि आप इससे मिल चुके हैं एक बार, आपको दोबारा किसी ना किसी से तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन आप जिससे मिल चुके हैं उससे दोबारा आप नहीं मिल सकते हैं। तो ये वाला कैपिटल टी कहेगा ठीक है भाई, हम इससे मिल चुके हैं तो चलो इस बार से इससे मिल लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे जाकर के इससे मिलता है। अब फिर देखिए वही काम होगा, जिधर से जिस ओर से ये एरो आ रही है और जिस ओर से ये एरो आ रही है उन दोनों अक्षरों को हम लिख देंगे। अब देखिए इधर से हम कैपिटल टी लेंगे बेटा और यहां से स्मॉल टी लेंगे। देखिए सेम जीन्स आ रहा है तो सेम, जब जीन्स आ रहे हैं तो सेम कैरेक्टर होंगे और ये भी हो जाएगा आपका संकर लंबा पौधा। कैसा हो जाएगा, संकर, यानी कि हिंदी में लिख दें संकर लंबा पौधा। कैसा होगा बेटा, संकर लंबा पौधा। इसी तरह से आप ध्यान दें तो इसके साथ भी हो जाएगा। देखिए कैपिटल टी को दो बार यहां से मिला देंगे, इधर ध्यान दें, इधर से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी आया और बन गया संकर लंबा पौधा। कैसा बना, संकर लंबा पौधा। यहां पर ध्यान दें कैपिटल टी आ रहा है इस ओर से और यहां से स्मॉल टी आ रहा है, तो कैसा पौधा बना, संकर लंबा पौधा। ये मेंडल का पहला नियम था, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया है, प्रभाविता का नियम कहा गया है। इसको आप ध्यान से समझ चुके होंगे। अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मेंडल का जो पहला नियम था जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, कौन सा नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में कहा गया जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। मीन्स कहा जाए F1 पीढ़ी में सभी संतानें संकर होंगी। अब यहाँ पर देखो संकर होने का मतलब होता है कि एक ही तरह के जीन्स नहीं है। यहाँ पर जो जीन्स हैं वो एक ही तरह के नहीं हैं, तो ये पीढ़ी F1 कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल के दूसरे नियम के बारे में। मेंडल का दूसरा नियम कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां पर बात करते हैं मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का दूसरा नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम है। कौन सा नियम है, पृथक्करण का नियम। मेंडल का पृथक्करण का नियम जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। मेंडल का दूसरा नियम जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण, या इसको युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है बेटा, युग्मक की
शुद्धता, युग्मक की शुद्धता का नियम। अब यहाँ पर हम बात करें कि युग्मक की शुद्धता का नियम इसको क्यों कहते हैं। जैसे ही आप मेंडल का दूसरा नियम पढ़ चुके होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लॉ ऑफ प्योरिटी या हम कहें युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो हम बात करेंगे मेंडल का दूसरा नियम क्या था, इसमें क्या बताया गया है। तो मेंडल की दूसरा जो नियम है उसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसमें बताया गया जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की सभी संतानें संकर होती हैं। लेकिन F1 पीढ़ी से, अभी हम बात करें F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न हुई थी वो कौन सी थी, ये वाली थी। F1 पीढ़ी से उत्पन्न संतानें, यहाँ पर क्या हो रहा है, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों में से युग्मक निर्माण के समय, यहाँ पर देखें युग्मक निर्माण के समय, अब युग्मक बनना है तो युग्मक निर्माण के समय जोड़े में, ये जोड़े में जीन्स है तो जोड़े से जीन्स निकल करके पृथक हो जाते हैं। ये F1 पीढ़ी के हैं तो F1 पीढ़ी में ऐसे तो जीन्स मिले थे, तो ये F1 पीढ़ी की संतानें हैं। और F1 पीढ़ी में क्या हुआ था, युग्मक निर्माण के समय, F1 पीढ़ी से क्या हुआ, युग्मक निर्माण के समय जोड़े से जीन्स पृथक हो जाते हैं और क्या करते हैं, शुद्ध युग्मक का निर्माण करते हैं। इसे युग्मक की शुद्धता या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको जीन संरचना दिख रही है मेंडल के पहले नियम जो अभी हम देख चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में था। अब यहाँ पर जो पीढ़ी चलेगी वो F2 होगी, जो हमें पीढ़ी प्राप्त होने वाली है वो F2 प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि युग्मक जो यहाँ पर आपके गैमेट हैं, देखिए यहाँ से पृथक हो गए हैं, युग्मक निर्माण के समय जोड़े से जीन्स निकल करके पृथक हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कैपिटल टी जो है, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी मिल रहा है, तो ये पीढ़ी कौन सी बनेगी बेटा, F2 बनेगी। कौन सी पीढ़ी बनेगी, F2 बनेगी। यहाँ पर लेकिन ध्यान दें कि कैपिटल टी इधर से आ रहा है और कैपिटल टी इस ओर से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो जीन्स हैं वो समान हैं। अब ये जो युग्मनज बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, ये समयुग्मज है। कैसा है, समयुग्मकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो भी होगा वो शुद्ध होगा। क्या होगा बेटा, शुद्ध होगा। अब शुद्ध तो होगा लेकिन शुद्ध लंबा होगा। ये F2 पीढ़ी में प्राप्त संतानों की इस प्रकार की जो संरचना कह सकते हैं, अपीयरेंस कह सकते हैं। अब उसके बाद में देखें यहाँ पर कैपिटल टी फिर से जो है इस स्मॉल टी से मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी। इसके बाद में देखिए एक तो प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। तो जब एक युग्मनज में दो प्रकार के जीन्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं, विषमजात कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। तो यहाँ पर जब विषम होगा तो हम उसको संकर कहेंगे। और संकर कैसा है, लंबा है। संकर कैसा है, लंबा है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्मॉल टी जो है आपका इस कैपिटल टी से मिलेगा। तो देखिए स्मॉल टी है तो पहले, लेकिन जो कैपिटल होगा उसको हम पहले इंगित करेंगे। तो कैपिटल और स्मॉल, तो यहाँ पर भी देखिए संकर प्राप्त हुआ और कैसा, लंबा। संकर लंबा बीज वाले जो है, मतलब जो पौधे जो होंगे वैसे बीज प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखें ये वाला भी स्मॉल टी इधर से आया और स्मॉल टी इस ओर से आया। अब यहाँ पर देखिए संकर तो है नहीं, क्योंकि ये देखिए क्या हुआ है, अब सेम जीन्स है तो होमोजाइगस है। अब जब होमोजाइगस है तो संकर कैसा होगा, तो शुद्ध होगा। कैसा होगा, शुद्ध होगा। और शुद्ध कैसा होगा, बौना होगा, क्योंकि जो क्रॉस कराया गया है वो शुद्ध लंबे बौने और शुद्ध बौने पौधे में क्रॉस कराया गया था। F1 पीढ़ी में किसमें कराया गया था, F1 पीढ़ी में। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, ये जो जीन्स दिख रहे हैं, जो जाइगोट दिख रहे हैं, ये F2 पीढ़ी में प्राप्त जो पौधे हैं ये कैसे हैं, संकर लंबे पौधों के जो है बीज बने हुए हैं, बीज प्राप्त हुए हैं जो F2 पीढ़ी में ऐसे दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो देखिए कैपिटल टी इधर से मिला तो युग्मक जो युग्मनज बना ये शुद्ध हो गया, इसीलिए इसको कहा गया है युग्मक की शुद्धता का नियम। क्या कहा गया है, युग्मक की शुद्धता का नियम। युग्मक इसमें ये वाला शुद्ध हो गया है और ये देखिए शुद्ध हो गया है, दो युग्मक शुद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पृथक्करण, अब जीन्स पृथक हुए कि नहीं हुए, ये वाला कैपिटल टी इसके साथ मिक्स हो गया था, जो पहले कभी अलग था ये फिर से अलग हो गया, तो इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है।
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये जो मिले हुए हैं ये किससे मिले हुए हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी से ही तो मिक्स हुए थे, इनकी खिचड़ी बनी थी, F1 पीढ़ी की ये संतानें हैं। तो अब ये जो मिलेंगे वो F2 कहलाएंगे, F2 जनरेशन यानी कि सेकंड पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के कहलाएंगे। अब यहां पर देखिए ध्यान से, अब ये जो शुद्ध लंबा है और ये वाला संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा है और ये शुद्ध। अब देखिए, अब इनके हम कैरेक्टर की बात करें, यहां पर कैरेक्टर की बात करें, अगर यहां पर दिख रहा होगा, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर जो होते हैं आपके जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं। कैसे कैरेक्टर होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जीनोटाइप किसको कहते हैं और फिनोटाइप किसको कहते हैं। देखिए एक बार फिर से हम बता दें कि जैसे ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसको हम कहें बेटा कि पौधा कैसा है, तो आप कहेंगे कि जब इसको शुद्ध लंबा कहा गया है तो इसको भी शुद्ध लंबा कहा जाएगा। लेकिन ये हमने बना दिया और पूछ लिया आपसे कि जेनेटिक यानी कि जीनोटाइप है या फिनोटाइप कैरेक्टर है, तो इसको आप क्या कहेंगे बेटा, जीनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे, क्योंकि ये पता कैसे चला आपको, जीन संरचना को देखकर आपने बताया। लेकिन जब लिखा हो कि हम ये पौधा जो है लंबा होगा या पौधा बौना होगा, तो ये लक्षण बेटा देखिए इसमें कहीं जीन्स आपको दिखे, नहीं दिखे। अगर हम कह दें कि हमारे शरीर में कितने जो है लक्षण हैं या कितने गुणसूत्र हैं या किस गुणसूत्र पर कौन सा जीन्स चिपका हुआ है, कौन सा वंशानुगत या इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जीन्स तो हमें दिखते नहीं है। तो जो दिखे ना वो जीनोटाइप हो जाएगा और जो हमें अपीयरेंस मॉर्फोलॉजिकली अपीयर हो वो फिनोटाइप कैरेक्टर कहलाएगा। तो देखिए ये वाले मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि पौधों को आप देख लिए और बता दिए कि जो है इसमें डबल कैपिटल होंगे, क्योंकि अगर देखिए आप गेस कर सकते हैं कि लंबा अगर पौधा है बेटा, अगर पौधा लंबा है तो आप ये कह सकते हैं कि या तो इसमें डबल कैपिटल टी होंगे या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा, यही कह सकते हैं ना। यदि बौना पौधा है तो आप क्लियर कह सकते हैं बेटा कि इसमें डबल स्मॉल टी होंगे। क्यों, क्योंकि आप गेस कर सकते हैं, जीन तो दिखाई नहीं देते ना, ये जो कैरेक्टर है ये आपको दिखाई देता है, यानी कि लंबा और बौना ये फिनोटाइप कैरेक्टर हो जाएगा। तो जीनोटाइप कैरेक्टर में अगर देखा जाए बेटा, तो अब हम बात करें कि जीनोटाइप का जो इनका अनुपात होगा, कभी कभी पेपर में अनुपात पूछा जाता है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो जीनोटाइप इनका अनुपात जो होगा दो प्रकार का होता है, एक तो जीनोटाइप रेशियो होगा और दूसरा फिनोटाइप रेशियो होगा। तो जीनोटाइप में अगर ध्यान दे बेटा कि इसका जीन्स एक जैसा है, इसका जीन्स एक जैसा है और इन दोनों का जीन्स एक जैसा है, तो देखिए ये दो हो गए, ये एक रह गया और यहां पर देखें कि ये वाला भी अकेले रह गया बेटा। तो अगर हम इसको लिख दें एक, तो ये देखिए दो एक तरह के हो गए तो दो, और ये एक तरह का है तो एक। अब देखिए अनुपात क्या बन के तैयार हुआ बेटा, 1:2:1। ये कैसा अनुपात है, जीनोटाइप कैरेक्टर का अनुपात है। कैसा है, जीनोटाइप कैरेक्टर का अनुपात है। तो हम जीनोटाइप का अनुपात लिख सकते हैं बेटा 1:2:1। ये कैसा कैरेक्टर है, जीनोटाइप कैरेक्टर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। जीनोटाइप कैरेक्टर बात समझ में आ गई बेटा। अब हम फिनोटाइप कैरेक्टर की बात करते हैं। फिनोटाइप होता क्या है ये पहले भी हम बता चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं और अभी जस्ट बताए हैं कि जो हमें दिखाई दे, जो उसके शरीर को, जो उस जीवधारी को देख करके हमें पता चल जाए कि ये लंबा है, बौना है, कैसा है, झुर्रीदार है, ये सारे जो अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होते हैं, ये फिनोटाइप कैरेक्टर कहलाते हैं। तो देखिए अब हम बात करें कि पौधा लंबा किसमें दिख रहा है बेटा, शुद्ध और बौना पौधा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा लंबा है, तो पौधे को देखकर आप बता पाएंगे कि ये शुद्ध लंबा है कि ये शुद्ध लंबा है या संकर लंबा, नहीं बता पाएंगे, तो लंबा आप कहेंगे। तो लंबे की बात करें तो देखो बेटा यहाँ पर लंबा हो गया एक लंबा, यहाँ पर दूसरा लंबा, तीन लंबे। मतलब लंबाई की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर देखो लंबाई में ये भी समान है, ये भी लंबाई में समान है,
ये भी लंबाई में समान है, मतलब लंबाई तीनों की एक समान है। लेकिन जो चौथा पौधा है बेटा, इसमें लंबाई समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये तीन एक तरह के हैं, तीन लंबे हैं और एक बौना है। तो इसलिए जो आपका फिनोटाइपिक जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा। कैसा होगा? 3:1 होगा। तो यहाँ पर देखिए जीनोटाइप कैरेक्टर पता चल गया, फिनोटाइप कैरेक्टर पता चल गया। और इस तरह से मेंडल का जो दूसरा नियम है, जिसे हम पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, ये कंप्लीट होता है बेटा। अब बात करते हैं मेंडल के तीसरे नियम की। अब हम बात करेंगे मेंडल के तीसरे नियम की। मेंडल का जो तीसरा नियम है वो डाई हाइब्रिड है, मीन्स द्विसंकर क्रॉस के आधार पर आधारित है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मोनो हाइब्रिड थे। मेंडल का पहला नियम और मेंडल का दूसरा नियम, जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो है ये मोनो हाइब्रिड है। और मेंडल का तीसरा नियम, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, वो मेंडल के कह सकते हैं डाई हाइब्रिड का जो सिद्धांत है या नियम है, मेंडल का जो तीसरा नियम है। अब हम बात करते हैं कि जो मेंडल का तीसरा नियम है वो क्या बताता है। मेंडल के तीसरे नियम में कहा गया कि पहले नियम की बात करते हैं, जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया तो प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। मीन्स F1 पीढ़ी में सभी संतानें जो प्राप्त होती हैं वो संकर होती हैं, अर्थात गोल बीज वाली होती हैं। लेकिन जब इनको F2 पीढ़ी में देखा गया, पुनः क्रॉस कराया गया, तो युग्मक निर्माण के समय जोड़े से जींस निकल करके ये क्या करने लगे, युग्मक शुद्ध बनाने लगे। इसीलिए इसे युग्मक की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहा गया, जिसमें अनुपात जीनोटाइप आपका जो है दिया गया था और फिनोटाइप जो है आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं मेंडल के तीसरे नियम के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स मेंडल का तीसरा नियम में बताया गया, इसमें किसी भी प्रकार के दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया और किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया गया, स्वतंत्र रूप से अव्यूहन को होने दिया गया, मतलब स्वतंत्र रूप से अव्यूहन इनको करने दिया गया, जिससे कि इनमें स्वतंत्र रूप से अव्यूहन होने के पश्चात इसमें जो दो तुलनात्मक लक्षण लिए गए थे, यानी कि बीजों का आकार और बीजों का रंग, वो हम कह सकते हैं एक बीज से दूसरे बीज और दूसरे बीज से पहले वाले बीज तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से अव्यूहन हुआ और नए बीजों या नए रंग वाले बीजों या नए आकार वाले बीजों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ। और इसमें हम अनुपात की बात करें तो आप नियम के लास्ट में पढ़ेंगे, इनका जो अनुपात होगा वो 9:3:3:1 होगा। अभी ये अनुपात आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, जैसे मेंडल का नियम आपका कंप्लीट होगा आप कहेंगे अरे वाह, ये अनुपात तो हम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। देखिए मेंडल ने जो तीसरे नियम में बीजों को चुना था, तो बीजों का रंग क्या लिया था, बीजों का रंग, बीजों का जो रंग था बेटा वो कैसा था, पीला था। और बीज जो आकार में बात करें, इनका जो आकार था वो झुर्रीदार था। कैसा था, झुर्रीदार था। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके अलावा और भी लक्षण थे, तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो डबल कैपिटल Y और डबल कैपिटल R, यहाँ पर डबल स्मॉल y डबल स्मॉल r, इनके मध्य जब क्रॉस कराया गया तो जो गैमेट या युग्मक जो प्राप्त हुए वो कैपिटल Y यहाँ पर और उसके बाद में फिर कैपिटल R। तो इसको हम यहाँ पर नहीं बल्कि टेबल में समझेंगे। किसमें समझेंगे, टेबल में समझेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएं। तो इस नियम को समझने के लिए आपको टेबल समझना पड़ेगा बेटा। टेबल कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखें।
सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इसको इस तरह से मिला लें। ये लाइन आपकी मिल चुकी बेटा। अब देखिए यहां पर हम एक मेल और फीमेल वाला बॉक्स बनाएंगे और फिर इन दोनों को क्रॉस कराएंगे। ध्यान से देखें, अगर आपने इसके पहले वाली बेटा वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, उससे आसानी ये होगी कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन रहता है मेल किधर दिखा दें फीमेल किधर दिखा दें, तो आप कहीं पर भी मेल को दिखा दीजिए और कहीं पर फीमेल को दिखा दीजिए, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग जरूर हों। आज यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, बीजों का रंग लिया है हमने और बीजों का आकार लिया है। तो बीजों के रंग की अगर हम बात करें, बीजों के रंग की अगर हम बात करें तो यहां पर देखें, और बीजों के आकार, तो बीजों का रंग जो होगा पीला, कैसा लिए थे बेटा, पीला। और उसके बाद में यहां पर देखिए डबल कैपिटल हमने कहा था और ये आर। अब देखिए यहां पर ये दोनों अगर हम ले लेंगे तो क्या समस्या होगी कि यहां पर 4 इधर से आएंगे और 4 इस ओर से आएंगे तो 8 हो जाएंगे, लेकिन हमें जेंट्स कितने बनाने, सिर्फ 4 ही बनाने हैं। तो एक इसका हम हटा देंगे और एक इसका हटा देंगे। अब देखिए यहां पर याद कैसे रखेंगे बेटा, कैपिटल वाई पहले लिख देंगे, फिर कैपिटल आर लिख देंगे। फिर देखिए कैपिटल आर लिख दिया फिर से, तो हमने क्या कहा कि ये वाला कैपिटल वाई पहले लिख चुके हैं, तो ये आर कह रहा है कि हमको भी कैपिटल बना लो, तो ठीक है, वाई बोला ठीक है, इसमें हम भी बड़े बन जाते हैं और आपको भी बड़ा बना देते हैं। फिर दूसरे वाले में वाई ने कहा कि इस बार हमें बड़ा बन लेने दो, तो आर ने कहा ठीक है, तो आर को इस्तेमाल कर दिया गया। अब देखिए आर फिर बोला कि आप यहाँ 2 बार बड़े हो चुके हैं, आप हमें भी 2 बार बड़े कर दीजिए, तो वाई ने कहा चलो ठीक है, इस बार हम छोटे हो जाते हैं और आपको बड़े कर देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद में देखिए अब वाई 2 बार बड़ा हो चुका है, आर भी 2 बार बड़ा हो चुका है, तो अब किसी को कोई समस्या नहीं है, तो कहता है चलो छोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, छोटे हो जाते हैं। अब ठीक उसी तरह से यहां पर भी दिखा सकते हैं, सेम पोजीशन सेम स्ट्रक्चर, ऐसे ही समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको क्रॉस कराना है, जैसे देखिए इस बॉक्स में अगर भरना है तो इसके ऊपर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, वाई आर दिख रहा है। इसके सामने देखेंगे, देखिए आप इधर देखें तो कुछ लिखा ही नहीं है, इधर देखेंगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब जिस किसी भी बॉक्स में भरना हो तो उसके दोनों तरफ देख लीजिए, क्योंकि आप देखिए यहां भरना है अगर, तो इसमें अगर हम ऐसे ही जाएंगे ना, ऐसे ही जाएंगे या नीचे जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, तो इधर जाने का कोई मतलब नहीं, लिखा ही नहीं है, इधर जाने का कोई मतलब लिखा ही नहीं है। इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको हम उतार देंगे, कैसे, जैसे मान लीजिए ये वाला भरना है, यहां से समझ लें पहले, चलिए यहीं से समझ लीजिए, यहां से समझ लें क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर इधर से क्या आएगा बेटा, कैपिटल वाई, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल वाई, यहाँ पर भी क्या है, स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर, और यहां पर क्या है, स्मॉल आर। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि बीज कैसा है, बीज जो है पीला है, बीज कैसा है, पीला है। और कैसा है, देखिए आर को हमने गोल यानी कि पीला वाई से, तो आर जो है गोल से कहा था, ठीक है। अब देखिए जो आर का कह सकते रिसेसिव होगा वो कैसा होगा बेटा, वो झुर्रीदार होगा, कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। और येलो यानी कि पीले का रिसेसिव क्या होगा,
यहाँ पर हरा होगा। तो आप समझ चुके होंगे। देखिए इसको हम पीला दिखा देंगे बेटा, और इसको हम किससे दिखाएंगे? झुर्रीदार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? झुर्रीदार दिखाएंगे। बीज आपको कैसा मिल रहा है? पीला और झुर्रीदार मिल रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कैपिटल वाई, ये वाला कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल आर। तो अब देखिए कैसा हो गया बीज? पीला और गोल, पीला और गोल। इसको भरना चाहे तो यहां से y लिए और इधर से y लिए, यहां से r ले लिए, ये वाला r ले लिए। देखिए जो अक्षर कैपिटल हो उनको पहले लिख लीजिए। जैसे y लिखते हैं, y में अगर कोई स्मॉल है y तो उसको बाद में लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉल है तो r के पीछे ले जाना, r के पीछे नहीं ले जाना, लिखना y के पास ही, दोनों y आसपास होने चाहिए। लेकिन y में अगर जो कैपिटल है उसको बड़ा और जो r में कैपिटल है वो बड़ा। अगर दोनों कैपिटल है तो कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये बीज कैसा बना बेटा? पीला, और ये कैसा बना? गोल। कैसा बना? गोल। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बीज कैसा हुआ? पीला। ये कैसा? गोल। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप भर सकते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। पीला बीज और गोल। इसी तरह से आप भर सकते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बीज कैसा होगा? पीला। आकार कैसा होगा? गोल। यहां पर भर ही चुके हैं। यहां पर देखेंगे कैपिटल वाई, ये वाला कैपिटल वाई, ऊपर वाला स्मॉल वाई, ऊपर वाला कैपिटल आर, यहाँ का स्मॉल आर। बीज कैसा हुआ? पीला, गोल। यहां पर भर दें कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, पीला। और ये देखिए बीज कैसा हो जाएगा बेटा? झुर्रीदार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार, क्योंकि दोनों स्मॉल आर आ गए। अगर एक स्मॉल आर होता तो हम क्या लिख देते? इसको लिख देते, कैसा लिख देते? गोल लिख देते। लेकिन दोनों आ रहे हैं तो कोई प्रभावी है ही नहीं। अब जब कोई प्रभावी नहीं मतलब गोल प्रभावी नहीं, तो झुर्रीदार होगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऊपर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, ये वाला कैपिटल आर, ऊपर भी कैपिटल आर। तो बीज कैसा हो जाएगा बेटा? पीला, और ये हो जाएगा गोल। कैसा हो जाएगा? पीला, गोल। अब यहाँ पर बात करें कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, पीला बीज और गोल, पीला गोल। यहाँ पर स्मॉल वाई, ऊपर भी स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर। बीज कैसा हो जाएगा? अब देखिए पीला नहीं होगा, पीला का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? हरा हो जाएगा। हरा गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा गोल। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर एक और बचा है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बीज कैसा हो जाएगा? हरा गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा गोल। यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बीज कैसा हो जाएगा? पीला और गोल हो जाएगा। पीला गोल। यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, ऊपर स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर। बीज कैसा हो जाएगा? पीला, और ये कैसा हो जाएगा? गोल नहीं होगा, झुर्रीदार होगा। गोल नहीं होगा, झुर्रीदार होगा। यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी स्मॉल वाई है, ऊपर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। बीज कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा और गोल हो जाएगा। हरा गोल हो जाएगा। लास्ट वाला बचा है बेटा स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी स्मॉल आर है और यहाँ पर भी स्मॉल आर है। तो बीज कैसा हो जाएगा? पीला तो होगा नहीं बेटा, हरा हो जाएगा और झुर्रीदार हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ें तो हमने लिख ली। अब हम बात करते हैं कि इनका जीनोटाइप का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखो सबसे पहले हम पीला गोल कर लें। पीला गोल 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए और 9 हो गए। 9 हो गए, इसका मतलब ये अनुपात सही है, आपकी टेबल सही बनी हुई है। अभी 9 का ही क्लियर हुआ, पूरा जब तक अनुपात ना मिल जाए इसका मतलब टेबल में गड़बड़ी है। अगर पूरा अनुपात आपका ऐसे आ रहा है इसका मतलब टेबल आपने बिल्कुल सही बनाई है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी
देखिए इसमें कौन सा बचा है, पीला झुर्रीदार बचा है, तो चाहे पीला झुर्रीदार इसको हम ये बना दें, इसी को मान लेते हैं। तो पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2, यहाँ पर 1 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, और पीला झुर्रीदार 3, पीला झुर्रीदार 3 हो गए। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर ये 3 बचा, तो पीला झुर्रीदार हो गया था, इसका मतलब अब हरा गोल बचा होगा। हरा गोल को 2 लाइनों से हम दिखा दें, 2 लाइनों से यहाँ पर दिखा देंगे। हरा गोल 1 हो गया, हरा गोल 2 हो गया, हरा गोल 2 हो गया, और हरा गोल 3 हो गया। तो यहाँ पर हरा गोल भी देखिए अनुपात 3 आ गया, और उसके बाद 1 अनुपात किसका बचता है, हरा झुर्रीदार का, हरा झुर्रीदार का 1 अनुपात। इसका मतलब ये टेबल सही है, और जीनोटाइप का जो अनुपात है, जो डाइहाइब्रिड का जो अनुपात है, वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आता है। इस प्रकार से मेंडल के तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके बाद में अगली वीडियो में ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, पक्षियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, और रुधिर वर्गों की वंशागति, इसके अलावा हीमोफीलिया, वर्णांधता, रतौंधी, हाइपरट्राइकोसिस, नेफ्राइटिस आदि वंशानुगत हम रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखना है तो आप चाहें तो जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन अगर आप चाहें आपको अपडेट रहना या जानकारी हो जाए कि अगली वीडियो कब डाली गई है, तो उसके लिए आप जो है कह सकते हैं कि जो घंटी का बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं यदि आप चाहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।